आज मिट्टी परीक्षण उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हमारा और आपका स्वास्थ्य परीक्षण। जी हां, आज रसायनों के खेती में बढ़ते प्रयोग के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है। ऐसे में मिट्टी परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो चलिए मिट्टी परीक्षण पर तकनीकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के डॉक्टर AP राकेश से। देखा जा रहा है कि किसान भाई उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि खेत की उर्वरा शक्ति में गिरावट होती है और किसान भाई वांछित उत्पादन नहीं ले पाते हैं। यह काफ़ी आवश्यक है कि किसान भाई अपनी खेतों की मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे जरूरी है उसका सही नमूने लेना। अलग अलग खेतों की मिट्टी में तो फर्क हो ही सकता है। कई बार एक ही खेत के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी में भी अंतर पाया जाता है। इसीलिए जांच के लिए मिट्टी का सही नमूना लेना बहुत जरूरी है। यूँ तो मिट्टी का नमूना कभी भी ले सकते हैं, परंतु खुश्क मौसम में फसल की कटाई के बाद खाली जमीन से नमूना लेना प्राय बेहतर और आसान रहता है। मिट्टी जांच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें खेत का चयन करना, और खेत के चयन में हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम खेत की ढलान और उसकी उर्वरा शक्ति के आधार पर हम खेत का मिट्टी नमूना लेने के लिए उसको चुनाव करते हैं। अगर खेत में उर्वरा शक्ति में ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है तो हम 1 हेक्टेयर तक के खेत के लिए एक नमूना ले सकते हैं। लेकिन अगर खेत की उर्वरा शक्ति में भिन्नता है तो हम खेत की उर्वरा शक्ति के अनुसार जो है खेतों को बांट करके नमूना लेते हैं। सामान्य तौर पर 1 एकड़ खेत के लिए एक नमूना लिया जाता है। जो विधि है नमूना लेने की विधि, वह 3 प्रकार की विधि है, जिसमें कि एक खुरपी विधि है और दूसरी कोर सैंपलर विधि है और फिर ऑगर विधि है। तो जो खुरपी के द्वारा जो नमूना सामान्य तौर पे जो हम लोग लेते हैं, वहाँ पर हम लोग 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर तक की गहराई का नमूना लेते हैं। और इसको लेने के लिए हम खेत में को 8-10 स्थानों को चिन्हित करते हैं और उन चिन्हित स्थानों से खेत का नमूना लेते हैं। यदि खड़ी फसल से मिट्टी का नमूना लेना हो तो कतारों के बीच से नमूना लें, परंतु ध्यान रखें कि खेत में उर्वरक या कोई जैविक खाद लगाए कम से कम 25 से 30 दिन हो गए हों, अन्यथा परिणाम गलत हो सकता है। आमतौर पर 3 साल में एक बार मिट्टी का नमूना लेना ठीक रहता है। नमूना लेने में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि खेत की मेर मेर के आसपास नहीं लेना चाहिए, मेर के अंदर आकर के खेत का नमूना लेना चाहिए। और सबसे पहले हम लोग नमूना लेने के लिए एक V आकार का गड्ढा खोदते हैं और जो कि 15 सेंटीमीटर गहराई तक का होता है। और गड्ढा खोदने के उपरांत जो गड्ढे की मिट्टी है उसको हटा देते हैं और उसके दीवार से 1 सेंटीमीटर मोटाई में ऊपर से नीचे 15 सेंटीमीटर गहराई तक उसको काट लेते हैं। जो मिट्टी जो एकत्र हुई उसको फिर हम लोग पॉलीथीन या कपड़े के थैली में, साफ पॉलीथीन या कपड़े की थैली में रखते हैं। फिर उसको हम लोग 4 हिस्सों में बांट देते हैं और 4 हिस्सों में बांटने के बाद 2 आमने सामने के जो हिस्से होते हैं उसको हटा देते हैं और फिर जो बचे हुए 2 हिस्सों को आपस में मिला करके अच्छी तरह से मिला देते हैं। और जब हमें आधा किलो के आसपास जब मिट्टी हो जाती है तो उसको हम लोग रख लेते हैं। उसको उसमें टैग लगाते हैं। टैग एक
मिट्टी जो उस पे हम अपना कागज़ पे जो पेन लीड पेन है उससे लिखते हैं अपना नाम, पता और फिर कौन सा जो हमारा जो क्रॉपिंग फसल पद्धति है जैसे धान गेहूँ तो उसका नाम लिखते हैं। फिर जो उर्वरक इस्तेमाल किए गए कब इसमें उर्वरक का व्यवहार किए हैं वो लिख देते हैं, सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन लिख करके हम उसको अपने नज़दीक के प्रयोगशाला में जहाँ मिट्टी जांच की व्यवस्था है वहाँ पर भेजते हैं। और उसका मिट्टी जांच प्रयोगशाला में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूषा या फिर जो कृषि विभाग में जो मिट्टी जांच की व्यवस्था है उन प्रयोगशाला में या अनुसंधान केंद्र में जो प्रयोगशाला है वहाँ पर आप मिट्टी का नमूना दे करके आप इसकी जांच करा सकते हैं और इसके आधार पे जो है फसल वार उर्वरक का व्यवहार कर सकते हैं। चूँकि इसमें उर्वरक की फसल आधारित उर्वरक की अनुशंसा की जाती है तो इस तरह से आप मिट्टी का सही ढंग से नमूना लेकर के किसान भाई मिट्टी जांच करा करके और वांछित उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जरबेरा की फसल से अधिक और अच्छी क्वालिटी के फूलों की प्राप्ति करने के लिए आपको अपनी फसल के अनुसार उसका प्रबंधन करना होगा और इन प्रबंधनों में सिंचाई से लेकर पौध सुरक्षा तक सभी कार्यों को वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार अपनाना होगा। इस बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की वैज्ञानिक डॉक्टर संचिता घोष। सबसे पहले मैं किसान भाइयों बहनों को स्वागत करती हूँ। अब ये जो जरबेरा है ये बहुत अच्छे कटे पुष्प के रूप में यूज़ होता है, हम लोग सब जानते हैं। पॉली हाउस में इनका खेती होता है। अब आती हूँ मैं पॉली हाउस में क्या क्या करना चाहिए। जरबेरा लगाने के बाद आप लोग को जैसे कि आप लोग खाद देते हैं उसके अलावा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है जो देना बहुत आवश्यक है फूलों की अच्छी उपज पाने के लिए। तो इसमें कई तरह के ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आते हैं इसमें पहले जो लगाने के 1 महीना तक हम लोग को जैसे कि NPK आता है 12:61:0। इस रेशियो में जो NPK 1 kg का पैकेट आता है इसका 1 ग्राम प्रति लीटर में घोल करके हफ्ते में 1 बार देना होगा पौधे में। उसके बाद अगले महीने में NPK का एक और रेशियो का फर्टिलाइज़र आता है जो कि 13:0:45 का आता है, जिसमें फास्फोरस नहीं रहता है, इसमें पोटाश रहता है। क्योंकि ये जो पोटाश रहता है ये फूल की विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। तो वो हम लोग देंगे, वो भी 1 ग्राम प्रति लीटर में घोल करके देंगे हफ्ते में 1 बार। हम लोग देंगे ऑल 19 ये NPK का पैकेट आता है। ये भी 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार से हफ्ते में 1 बार हम लोग देंगे जब तक फूल खिलता रहेगा तब तक। नहीं तो ये जो फूल होता है ये अच्छे से खिलते नहीं है, नहीं तो इसका जो डंठल होता है वो मजबूत नहीं होता है, तब कटिंग करने के बाद वो फिर मुरझा जाता है, नहीं तो वो अच्छे से उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो अनुखाद्य होता है जैसे कि जिंक सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है और एक आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सब जो है ये 0.5 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार 2 महीने में 1 बार आप लोग को छिड़काव करना होगा पौधे के ऊपर। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। स्पेशल कल्चरल ऑपरेशन में हम लोग को करना पड़ेगा, खरपतवार निकालना होगा, निकाई गुड़ाई
15 दिन के अंतराल पे एक बार करना होगा। जैसे कि हम लोग पानी देते हैं और ये मिट्टी टाइट हो जाता है, टाइट होने के नाते यहाँ पे जो वायु प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अच्छे से निकाई गुड़ाई करना 15 दिन के अंतराल में बहुत ज़रूरी है। इसमें जो लीव्स जो होता है कि मिट्टी को छू रही है, इस टाइप का लीव जो होता है, क्योंकि मिट्टी से भी बहुत कुछ बीमारियां फैलते हैं, उसके साथ पूरा पौधे में फैल जाता है और फिर पूरा सड़ जाता है। ये सारे चीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं तोड़ेंगे इसको अच्छे से, तब पौधे का विकास जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। पहले कली खिल जाता है तो पूरा अच्छे वो क्वालिटी फ्लावर जो बोलते हैं हम लोग, वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद जब पौधा का पूर्ण विकास प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जो भी कली आता है उसको रखना है। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूस कर सुखा देते हैं। और जो कीड़े मकोड़ा के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें जो आता है कि वाइट फ्लाई एक आता है, तो एफिड भी आता है जिसको हम लाही बोलते हैं। तो ये है कि इसको अगर जैविक पद्धति अपना के करना चाहते हैं तो एक आता है नीम सीड कर्नेल ऑयल आता है, तो वो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के अनुसार से घोल करके आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो अगर इनऑर्गेनिक से करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोपिड जो आता है एक दवा, वो 2 ml प्रति लीटर में घोल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो मुख्य बीमारी होता है वो गलन होता है, जो स्टेम रॉट बोलते हैं हम लोग। तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में घोल कर देना होगा। ये जो ऑपरेशन है, ये अगर आप लोग अपनाएंगे तो अच्छे उपज पा सकते हैं झरबेरा की खेती से। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। प्रदेश के जिन किसानों ने बोरो धान की रोपाई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में फसल की बढ़वार सही तरीके से होती रहे और फसल में किसी प्रकार की कीट व्याधियां न लगे, इसके लिए फसल की देखरेख सही तरीके से करने की जरूरत है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार। आप सभी लोगों को पता है कि गरमा धान का नाम गरमा इसलिए बोरो भी नाम से भी जाना जाता है, और बोरो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बोरा भर के होता है। इसका उत्पादन खरीफ की तुलना में जबरदस्त गुना होता है। लेकिन इसका प्रबंधन कैसे करें और इसमें आने वाली प्रमुख जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से हम कैसे निजात पाएं। सर्वप्रथम बात आती है रोपाई के बाद खरपतवार की। तो खरपतवार में आप सब लोग जानते हैं कि रोपाई के बाद कम से कम 10 से 12 दिन पे इसको जो दवा होती है हर्बिसाइड नॉमनी गोल्ड, आप उसको छिड़काव करके आप खरपतवार को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि खरपतवार की आ रही हैं कुछ हैं, तो अब उस समय क्या करिए, आप मैनुअली उसको वहाँ से खरपतवार को वहाँ से हटा दीजिए, जिसके चलते आपकी फसल सुरक्षित हो जाए और पौधों का विकास हो सके। तो किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है वो खेतों में पानी का प्रबंधन कैसे करें। बार बार क्या करता है, ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, पंप चलाना पड़ता है, क्योंकि धान एक ऐसा फसल है जिसको पानी की आवश्यकता नितांत आवश्यकता पड़ती है, उसे हमेशा पानी की जरूरत पड़ती है। अगर उस खेत में पानी की कमी पड़ी तो आपका धान का विकास, आपके उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप गरमा धान की खेती किए हैं और उसमें इजोला एल्गी हुआ, अगर आप अपने खेत में इस सब का प्रयोग करते हैं तो क्या करता है, यह एक खेत में मल्चिंग का काम करता है, एक मिट्टी के ऊपर एक कवर का काम करता है। और यह कवर क्या करता है कि खेत में नमी को लंबे समय तक मेंटेन करेगा, और आपको सिंचाई की जो 10-12 देना पड़ता है वो 4-5 घट जाएगा इसके चलते, और आपका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और साथ में उत्पादन भी बढ़िया होगा। चेंजिंग करते हुए खेत में लंबे समय तक पानी मत डालिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद खेत में पानी लगा भी हो तो निकाल दीजिए, फिर से पानी डालिए। इससे क्या होता है कि पौधों का विकास तेजी से होता है और उसमें किसी तरह का बीमारी व्याधि और कीड़े पतंगों का भी अटैक नहीं होता है। तना छेदक कीट, इस कीट को धड़ छेदक एवं व्हाइट ईयर या सफेद बाली कीट के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट पौधों के संपूर्ण बढ़वार अवधि में नुकसान पहुंचाता है, परंतु मुख्य रूप से पौधशाला
एवं कल्ले निकलने की अवस्था में ये कीट ज्यादा नुकसान करते हैं। खेतों में 1-2 मीटर की ऊंचाई पर प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था करके उसके नीचे कटोरे में थोड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल या कीटनाशक मिलाकर पानी में रख दें। ऐसा करने से वयस्क कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर पानी में गिरकर मर जाते हैं। विद्युत की उपलब्धता नहीं होने पर रात्रि में आग जलाने से कीट आग की तरफ आकर्षित होकर जलकर मर जाते हैं। धान की फसल में लगने वाला तना छेदक कीट के निरीक्षण तथा पता लगाने एवं प्रकोप की अधिकता को जानने के लिए जरूरी है कि फेरोमोन ट्रैप फसलों के ऊपर 1 फीट ऊंचाई पर 1 एकड़ के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इससे फेरोमोन से निकलने वाली गंध के कारण नर कीट आकर्षित होकर फंस जाता है। जहाँ पे जब सभी फसल की हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जैसे गेहूं का कटाई कर लेंगे, सब सारी जब फसल कट जाएंगी तो कुछ इंसेक्ट का अटैक तो गर्मधान की तरफ बढ़ता है। तो उस जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरीपाइरीफास एक इंसेक्टिसाइड होता है, इसका प्रयोग आप करें तो एक हद तक कीड़ों का प्रभाव रुक सकता है। और कुछ बीमारियां जैसे ब्राउन स्पॉट और बीएलबी का भी आक्रमण कहीं कहीं देखने को मिलता है बिहार में और झारखंड के में। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कीजिए कि आप साफ कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिक्सचर होता है, साफ 0.2% का आप फोलियर स्प्रे कीजिए। तो कुछ बीमारियां जो आती हैं जैसे ब्राउन स्पॉट, बीएलबी, ये सब बीमारियां एक हद तक नहीं आएंगी। और बीएलबी का अगर अटैक आपको देखने, बीएलबी कहीं सिम्टम अगर आपको दिखाई दे तो आप स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्प्रे कर 300 से 400 ppm का आप स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्प्रे कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आप इन थोड़ा सा सुझावों को माने और थोड़ा सा मौसम का ख्याल रखें तो निश्चित तौर पे गर्मा धान एक ऐसा धान है, एक ऐसा फसल है जिसमें आपको खरीफ से ज़्यादा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लालगंज, जिला रांची के किसान प्रदीप कुमार ने। आप सब्जियों में नेमेटोड की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो प्रदीप जी इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। सूत्रकृमि मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, कभी कभी देखने को आता है कि हमारी जो फसल है उसका ग्रोथ पूरा नहीं हो रहा है, वो फसल भी सूख करके मर रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ जा रही है और उसका कारण पता नहीं चलता है कि क्या है कारण। तो किसान भाइयों, ये जो सूत्रकृमि है या निमेटोड है, इसका प्रकोप जो है मिट्टी से ही जो लतर वाली सब्जियां हैं इनके जड़ों पे इनका अटैक होता है। ये जो सूत्रकृमि है ये बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही फाइन, एक सुई की तरह, पतले सुई की तरह होते हैं और ये जड़ों में घुस करके वहाँ पे गोल फॉर्मेशन करते हैं, वो वहाँ पे गांठ बना देते हैं। ये गांठ छोटे बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है।
जनरली अगर देखा जाए तो ये जो गांठ होते हैं ये आप देखेंगे कि जो भी हमारे दलहन फसल है, इन दलहन फसलों में ये गांठ पाई जाती हैं। लेकिन ये जो लतर वाली सब्जियां हैं, अगर आप इस तरह की सब्जियों के जड़ों में इस तरह की गांठ देखेंगे तो ये 100% है कि आपके जो फसल है लतर वाली सब्जियां हैं, इसमें आपका सूत्रकृमि या निमेटोड का अटैक हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीम या करंज की खल्ली है, तो उसको आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर अपने खेत में डालते हैं 1 महीना पहले, जो फसल है लतर वाली सब्जियां उनको लगाने के पहले, तो आपका वो जो सूत्रकृमि या निमेटोड है, इनसे आपका जो फसल है उसका बचाव हो सकता है। दूसरी जो बात है उसमें जो होता है कि जो आप बीज लेते हैं उसको भी आपको देखना चाहिए कि उसको आप जो है कार्बोफ्यूरॉन जो है, जो दवा है, उससे करके उपचार करके ही अपने खेतों में लगाएं। तो इससे करके उपचारित करके जब आप लगाएंगे तो वो जो निमेटोड है उसका प्रकोप आपके जो सब्जियां हैं, लतर वाली सब्जियां हैं, उसमें नहीं होगी। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रसायनों का प्रयोग करें। उसके अलावा जो है कि मिट्टी पे आप फ्यूमिगेशन जो हम लोग करते हैं, धुआं करना मिट्टी पे, फ्यूमिगेशन जो है डाइक्लोरोप्रोपेन या डाइक्लोरोप्रोपीन करके जो है, उसके थ्रू भी आप फ्यूमिगेशन तकनीक को अपना करके अपने खेतों की मिट्टी को निमेटोड या सूत्रकृमि से मुक्त बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भिंडी की फसल में पौध सुरक्षा उपाय को अपनाएं, भरपूर पैदावार पाएं। आसानी से तैयार कर सकते हैं केंचुआ खाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।